हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि 10 दिन 10 मैराथन होगी। इसमें हम आज ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, जिसमें कि हम हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके रिवीजन के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अगर एक ही बैठक में देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, और ये हमारी पहली यूनिट है और पहला दिन है। अब हम दूसरे दिन दूसरी यूनिट से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तीसरे दिन तीसरी यूनिट, इस तरह से हम 200 यूनिट को कवर कर देंगे। हो सकता है कि एक दिन में मतलब 2 यूनिट को कवर कर दिया जाए, क्योंकि जो पेपर का समय है बहुत कम बचा है। तो हम चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो हमारा हिंदी टॉपिक हमारा जो है यूनिट फर्स्ट है कि हिंदी भाषा और उसका विकास। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप सिलेबस के अनुसार देखिए। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में है हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित है। तो इसी पर हम प्रश्नों को देखेंगे, इसी से संबंधित। और हमारा जो पहला प्रश्न है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। यह हमारा एक कथन दिया गया है कि यह कथन किसने कहा है या किसके द्वारा कहा गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, हेमचंद्र, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। जो यह स्टेटमेंट है वह प्रश्न ऑप्शन नंबर हमारा डी है कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा यह कथन कहा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा 12, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 10। तो जो प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे विश्व की भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसके कि अंतर्गत हमारा भारतीय भाषा परिवार भी आता है। जिससे कि हमारी भाषाएं विकसित हुई हैं। अधिकतर वही भाषाएं प्रचलित होती हैं जो भारतीय भाषाओं से निकली हुई, परंतु जो विश्व की भाषाओं को मुख्यतः आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। और प्रश्न नंबर हमारा जो तीसरा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़, सेमेटिक, भारोपीय, रेड इंडियन। तो जो हमारा ऑप्शन सी है कि जो हिंदी भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो हमारा है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार भी विश्व की भाषाओं में मुख्य रूप से गिनी जाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा चीनी, ऑप्शन बी है भारोपीय, ऑप्शन सी है सूडानी और ऑप्शन डी है हमारा द्रविड़। तो जो भारत की आर्य भाषा है वह किस भाषा परिवार से संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन बी है भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। प्रश्न नंबर हमारा जो 5 है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत, पाली, अवहट्ट और प्राकृत। तो जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो पांचवा का जो हमारा ऑप्शन ए हुआ दोस्तों कि वैदिक संस्कृत। वैदिक ग्रंथों की भाषा थी पाली थी, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और अपभ्रंश। जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भागों में बटा बटा हुआ है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हमसे यहाँ पर जो प्रश्न है कह रहा है कि वैदिक ग्रंथ थे हमारे, जैसे ऋग्वेद हुए, सामवेद, इस तरह से जो उपनिषद, गीता, ये जो वैदिक ग्रंथों की जो भाषा थी वह किसमें थी हमारी, पाली में थी कि लौकिक संस्कृत में कि वैदिक संस्कृत में कि अपभ्रंश में। तो जो हमारा ऑप्शन सी है या वैदिक संस्कृत में है। प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। तो इनमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। या तो हमें 52 ध्वनियाँ देखने को मिलती है या फिर 53 ध्वनियाँ देखने को मिलती हैं। तो विद्वानों ने वैदिक मतलब पुराने जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था, जो उसमें वैदिक
ध्वनियाँ थी, उसमें विद्वानों ने कितने कुल 52 ध्वनियाँ मानी हैं। 52 ध्वनियों में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो प्रश्न नंबर हमारा 7 का जो ऑप्शन बी है, 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। प्रश्न नंबर हमारा 8 है कि लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन ए है कि लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए हैं। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वा मूल्य तथा उपमाधनीय उपाधिमानीय लुप्त नहीं हुए हैं। और रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। ऑप्शन डी है कि लौकिक संस्कृत में वैदिक ग्रंथों की अपेक्षा क्रिया रूपों क्रिया रूपों लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर है। तो लौकिक संस्कृत से संबंधित कथन हमें जो असत्य है वह बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है कि लौकिक संस्कृत की ध्वनियों को जिह्वा मूल्य तथा उपपादमानीय लुप्त नहीं हुए हैं, ये गलत है, जबकि लुप्त हो गए हैं लौकिक संस्कृत में आते आते। प्रश्न नंबर हमारा जो 9 है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय जो वैदिक संस्कृत था हमारा, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा हमारा आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भाग थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। उसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है हमारा? तो 9 का जो ऑप्शन बी है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम है। प्रश्न नंबर हमारा जो 10 है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है अपभ्रंश को, संस्कृत, पाली, अवहट्ठ को। तो प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा जो 10 का ऑप्शन सी है, प्रथम प्राकृत पाली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है कि त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली। तो जो 11 का हमारा ऑप्शन डी है कि पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। अब प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना, अब महाभारत, जैन ग्रंथ आगम, कर्पूर मंजरी और मिलिंद पन्हो, इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना पाली भाषा में लिखी गई है? तो 12 का जो ऑप्शन डी है दोस्तों कि मिलिंद पन्हो जो है वह पाली भाषा में लिखी गई रचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि सद्नीति व्याकरण के रचनाकार थे मुगलान, कच्चायन, अंगवंश और अश्वघोष। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 13 का है अंगवंश सद्नीति व्याकरण के रचनाकार थे। प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और खड़ी बोली। तो जो हमारा 14 का ऑप्शन सी है कि जो कच्चान व्याकरण है वह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा जो 15 है कि प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश इन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है वररुचि के अनुसार। हेमचंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडे। तो 15 का जो हमारा ऑप्शन बी है, हेमचंद्र के द्वारा यह वर्गीकरण किया गया है कि जो प्राकृत भाषा है वह 3 भाग में है, अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश। इन 3 वर्गों में विभाजित करने वाले जो रचनाकार थे वह है हेमचंद्र। प्रश्न नंबर हमारा 16 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? हमारा ऑप्शन है प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। तो जो हमारा 16 हमसे कह रहा है कि किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था, तो हमारा जो 16 का ऑप्शन सी है कि अर्धमागधी प्राकृत का संबंध किससे है? मगध के मध्यवर्ती देश से है। अब मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई? जो हमारे मार्कंडे हैं वो क्या मागधी की उत्पत्ति सौरसेन प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्री प्राकृत से और अपभ्रंश प्राकृत से। तो जो 17 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सौरसेनी प्राकृत से ही मागधी की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। प्रश्न नंबर हमारा जो 18 है कि जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी? एक तो प्रश्न हमारा है कि जो आगम है वह जैन धर्म के उपदेशों का संकलन उसमें किया गया है। अब जो ये उपदेश है जैन धर्म के उपदेश, वह किस भाषा में दिया गया था? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारा जैन धर्म का जो था वह अर्धमागधी प्राकृत में, जो इसकी भाषा थी वह अर्धमागधी प्राकृत थी। प्रश्न नंबर हमारा 19 है कि रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्रकृत में देखने को मिलता है? रा को हम ला कहाँ पर उच्चरित करते हैं? सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत और प्रथम प्राकृत। जो हमारा 19 का ऑप्शन सी है कि रा के स्थान पर ला का उच्चारण हम मागधी प्राकृत में करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 आता है कि निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? ऑप्शन ए है हमारी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है लहंदा, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो 20 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, कि आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश का जो विकास होता है वह पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू, जिन्होंने, अब इनके बारे में, कि 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की है। ये तो गलत है। भविष्यत कहा की जो रचनाकार है वह धनपाल है। पहुंचरियु रिठरेमीचरियु की रचना की है। महापुराण की रचना की है। करंक करंकऊ चरित की रचना की है। तो जो हमारा 21 का ऑप्शन बी है दोस्तों, इनकी जो रचना पौंचरियु रिठरेमीचरियु, एक है स्वयंभू छंद। तो ये 3 रचनाएं महाकवि स्वयंभू की है। तो ये हमारा कथन, ये हमारा प्रश्न ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और जो 10वीं शताब्दी में भविष्य कहा की जो रचना वह धनपाल है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर जो 22 है कि कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी और गढ़वाली। तो 22 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, गढ़वाली, यह पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है। गढ़वाली तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली हमारी आती है। प्रश्न नंबर जो 23 है कि हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि यह केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है था कि हिंदी भाषा के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात हिंदी जो है वह बहुत से लोगों की भाषा होने के बाद भी इसका जो क्षेत्र है वह संपूर्ण भारत नहीं, क्योंकि केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, या फिर राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है। और ऑप्शन डी हमारा कि आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। तो किस कारण जो है वह हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा नहीं कहा जा सकता है? तो 23 का जो हमारा ऑप्शन बी है कि राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण ही कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसे हम संपूर्ण भारत की भाषा नहीं कह पाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 24 है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अब इसमें से हमारी बोली जो है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप लोग ए बी सी ध्यान में रखिए। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। एक बी से बुंदेली भी होता है, परंतु वह बुंदेली जो हमारी है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो जो हमारी बुंदेली है या बुंदेली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों आप लोग कन्फ्यूजन दूर करके रखिए कि जो बुंदेली है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी और जो बघेली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अब जो पश्चिमी पूर्वी हिंदी में 3 ही बोलियां आती हैं, जिसको आप ए बी सी करके याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25 है कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? अभी हमने पश्चिमी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, इसको हमने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखे थे। तो पूर्वी हिंदी में ए बी सी। अब अवधी हमारी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, अवधी जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ये किसकी बोली है? तो यह हमारे पूर्वी की बोली है। प्रश्न नंबर हमारा 26 है कि बेट्टा गाड़ी जैसे द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? जैसे कि इसमें टा टा 2 व्यंजन है, डा डा 2 व्यंजन है। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं जैसे
लल्ला, इस प्रकार से दो व्यंजन, कल्लू, दो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, बघेली की, पश्चिमी हिंदी की, खड़ी बोली की, पश्चिमी हिंदी की, ब्रज भाषा की, पूर्वी हिंदी की, अवधी की। तो जो हमारा दोस्तों 26 है, 26 का जो ऑप्शन बी है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग सबसे अधिक होता है और उसकी प्रमुख विशेषता भी है। प्रश्न नंबर जो हमारा 27 है कि निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया है? कौरवी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी। तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से जान रहे होंगे दोस्तों कि जो बांगरू बांगरू बोली है वह हम हरियाणवी को जानते हैं कि हरियाणवी को एक और नाम से जाना जाता है, वह है बांगरू। और यह नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर हमारा 28 है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। यह बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? अब जो बुंदेली है वह किसके अंतर्गत आती है? अभी हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि ABC। जो बघेली हमारी है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और जो बुंदेली हमारी आती है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास सौरसेनीय भ्रंश से हुआ है, इसमें हमसे है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बुंदेली बोली जाती है, परंतु जो यह बुंदेली है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बोली जाती है? क्या कानपुर हरदोई में, मिर्जापुर बांदा में, लखनऊ या बहराइच में, झांसी या उरई में? तो जो प्रश्न नंबर हमारा 28 का ऑप्शन डी है कि झांसी और उरई में बुंदेली बोली जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 29 है कि निम्न में से कन्नौजी का क्षेत्र है। अब जो कन्नौजी आती है, पहले आप लोग ये सोचिए कन्नौजी किस बोली के अंतर्गत आती है? तो जो हमारी कन्नौजी है वह पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं: कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी और एक हमारी है ओ बुंदेली। ये 5 हो गई। अब इसमें हमारी जो, ये तो पहले आप जान गए कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब जो हमारा ऑप्शन ए है कि जो कन्नौजी है वह फर्रुखाबाद हरदोई में उसका क्षेत्र है, भागलपुर पटना में बोली जाती है, मथुरा या वाराणसी में बोली जाती है, सुल्तानपुर या गाजीपुर में बोली जाती है। तो जो हमारा 29 का ऑप्शन ए है दोस्तों कि कन्नौजी का जो क्षेत्र है वह फर्रुखाबाद और हरदोई में है। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है 30, निम्न में से राजस्थानी हिंदी की बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी और ये सभी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती है: मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और एक है मालवी। तो ये सभी हो जाएंगी राजस्थानी हिंदी की बोलियां। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि चरणदास की शिष्या दयाबाई व शाहजहाँबोई। अब ऑप्शन में सिंगल प्रश्न में भी आपसे पूछ सकता है कि दयाबाई और शाहजहाँबाई के जो गुरु है वो कौन है? चरणदास हैं। या चरणदास की कितनी शिष्याएं थी? तो 2 थी। कौन कौन? दयाबाई और शाहजोबाई। अब राजस्थानी हिंदी की किस बोली में रचना करती थी? अब राजस्थानी हिंदी जो है वह अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: मालवी, मेवाती, ढूढ़ाड़ी और मारवाड़ी। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें से मेवाती है, ढूढ़ाड़ी है, मालवी है और मारवाड़ी है, इन चारों में से जो दयाबाई और शाहजहाँबाई हैं वह किस बोली में रचनाएं करती थी? तो जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों मेवाती में। प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बिहारी हिंदी का विकास होता है वह मागधी से होता है और इसके अंतर्गत कुल भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 बोलियां आती हैं। अब मगही, भोजपुरी, मैथिली ये 3 बोलियां तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बिहार से अधिक इनमें कौन सी बोली जो है वह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका तो आप लोग जानते ही दोस्तों, जो भोजपुरी है वह बिहार से अधिक अपने उत्तर प्रदेश में ही इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा जो 33 है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र मैथिली बोली के हैं? सिवान, सारण और गोपालगंज। अब जो यह मैथिली बोली है वह किसके अंतर्गत आती है?
तो ये जो हमारी मैथिली बोली है यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसका जो क्षेत्र हमसे पूछा गया, सीवान, सारण, गोपालगंज में, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्णिया, दरभंगा, शिवहर, पूर्णिया, वाराणसी, बस्ती या गोंडा। जो 33 का हमारा ऑप्शन सी है कि दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया में मैथिली बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी प्राकृत से, मागधी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से और खस प्राकृत से। तो जो हमारा 34 का ऑप्शन डी है दोस्तों, खस प्राकृत से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी 2 बोलियां आती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 35 है कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। ऑप्शन ए है खड़ी बोली फारसी, ऑप्शन बी है संस्कृत उर्दू, ब्रज भाषा अवधी और अवधी और दक्कनी। तो हमसे क्या पूछा गया कि मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं को कौन सा दर्जा प्राप्त है, मतलब किस भाषा को मध्यकाल में साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो जो 35 का हमारा ऑप्शन सी है कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा। मध्यकाल अर्थात जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत ब्रज भाषा और अवधी इन दो भाषाओं में अधिक रचनाएं होती थी। तो प्रश्न नंबर हमारा जो अगला है कि दक्षिणी भाषा मूलतः थी। हिंदी का प्रारंभिक रूप, उर्दू 18वीं सदी की, 14वीं से 15वीं सदी की खड़ी बोली, उपरोक्त सभी। तो 36 का जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों कि 14वीं से 15वीं सदी की जो खड़ी बोली है वह दक्षिणी भाषा की मूल रूप थी। प्रश्न नंबर हमारा 37 है कि दक्षिणी भाषा को खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के रूप में भी पाते हैं, क्योंकि अब हमसे यहाँ पर कारण पूछा गया कि दक्षिणी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित रही है। दक्षिणी इन सभी बोलियों के मूल क्षेत्र से ही निकली है। दक्षिणी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ है। दक्षिणी भाषा इन सभी बोलियों की तरह ओकार बाहुल्य है। तो जो हमारा 37 का ऑप्शन डी है दोस्तों कि दक्षिणी भाषा इन सभी बोलियों के तरह ओकार बहुला है। इसी कारण हमें दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी आदि के रूप भी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है। बाबरनामा में, तजुके बाबरी, पादशाहनामा और जफरनामा। तो 38 का जो हमारा ऑप्शन बी है तजुके बाबरी। अब अगला हमारा है कि मानक भाषा मुख्यतः होती है जो परिनिष्ठित, शुद्ध व परिमार्जित हो, जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से साम्य हो, जो किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली हो, भाषा प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत हो। तो जो हमारा 39 का ऑप्शन ए है कि जो परिनिष्ठित हो, शुद्ध हो और परिमार्जित हो उसे हम मानक भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली है। अब जो हमारी देवनागरी लिपि है वह है और हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। अनुच्छेद हमारा 343, 348, 351 और 358। तो हमारा 40 का जो ऑप्शन ए है दोस्तों कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमारी हिंदी भाषा का जो संवैधानिक स्थिति उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया। 3 संशोधनों के द्वारा हमारी जो जोड़ी गई थी भाषाएं, तो उसमें हमसे 92 संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया। संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये सभी। तो जो हमारा प्रश्न ऑप्शन नंबर 41 का डी है कि ये सभी भाषाएं 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर हमारा 42 है कि देवनागरी लिपि क्या है। क्या देवनागरी लिपि चित्रात्मक है, संकेतात्मक लिपि है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है। तो जो हमारा 42 का ऑप्शन सी है कि जो देवनागरी लिपि हमारी है वह अक्षरात्मक होती है। प्रश्न नंबर हमारा 43 है कि सौरसेनी है अपभ्रंश अर्थात अवहट
मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। यह कथन किसका है? चंद्रधर सुरमा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरू तुंग, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन डी है दोस्तों, कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का यह कथन है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है, अर्थात जिसे हम अवहट्ट मध्य भाषा के नाम से भी जानते हैं, उसके अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। यह कथन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का है। प्रश्न नंबर हमारा 44 है कि पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी: मगध उज्जैनी, कलिंग कोशल, श्रावस्ती नेपाल और पूर्व पंचाल। तो जो हमारा 44 का कूट हमारा दिया गया है कि इसमें 2 सही है या 4, 2 4 दोनों सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा या पहला सही है, या तीसरा या चौथा सही है। जो पाली भाषा है वह मुख्यतः कहाँ पर अधिक बोली जाती है या कहाँ पर सर्वप्रचलित है? तो जो हमारा 44 का ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा, कि मगध और उज्जैनी में तथा कलिंग और कौशल में पाली भाषा अधिक प्रचलित है। प्रश्न नंबर हमारा 45 है कि सौरसेनी नाटकों को गद्य भाग की भाषा थी। सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य भरत मुनि। तो जो हमारा 45 का ऑप्शन ए है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, ना कि पद्य की थी। प्रश्न नंबर हमारा जो 46 है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ है। इस कथन से सहमति कौन रखते हैं? जो अमीर खुसरो, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, कि जो उर्दू का जन्म है वह दिल्ली आगरा में नहीं बल्कि कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी भारत में। यह कौन विद्वान मानते हैं? तो 46 का जो हमारा ऑप्शन डी है, राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर हमारा 47 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध सौरसेनी प्राकृत से है? अब सौरसेनी प्राकृत से संबंध किसका है? प्रकाचान व्याकरण, जैन साहित्य, प्राकृत प्रकाश और आनंद सुंदरी। हमारा 1 या 2 सही है, 2 या 3, 2 या 4, 1 2 3। तो जो हमारा 47 का ऑप्शन सी है, 2 और 4, जैन साहित्य और आनंद सुंदरी का जो संबंध है वह सौरसेनी प्राकृत से है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है। इसमें हमें सुमेलित करना और कूट के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा कूट सही है। हमारी एक तरफ दिया गई है बोलियां और दूसरे तरफ हमारा क्षेत्र दिया गया है। तो जो हमारी बांगरू बोली है पहले, फिर दूसरी है भोजपुरी, तीसरी है गढ़वाली, कुमाऊनी और चौथी हमारी खड़ी बोली। अब इनके क्षेत्रों से हमें मिलान करना है। तो जो हमारी बांगरू है वह हमारा रोहतास इसका क्षेत्र है, और जो हमारा भोजपुरी है वह हमारा जो भोजपुरी हमारी है वह हमारी है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में भोजपुरी अधिक बोली जाती है। सॉरी दोस्तों, भोजपुरी जबकि हमारा अल्मोड़ा में नहीं, भोजपुरी हमारी कहाँ पर बोली जाती है? तो छपरा में। फिर से हम मिलान कर देते हैं। तो जो हमारी बांगरू है वह रोहतास में बोली जाती है, और भोजपुरी जो हमारी है वह छपरा में बोली जाती है, और जो कुमाऊनी है वह अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली हमारा अलीगढ़ में। इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1। 5 4 3 1। हम आइए देखते हैं अपने 5 4 3 1। जो हमारा ऑप्शन डी है कूट में, जो हमारा ऑप्शन 5 4 3 1 ये सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मागधी से संबंधित हमसे कथन पूछा गया है कि मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार यानी मगध में प्रचलित थे। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, वह अपने धर्म उपदेश मागधी में ही दिए थे। अशोक घोष के नाटकों में मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है। रा के स्थान पर ला तथा सा के स्थान पर तालव्य सा का उच्चारण मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषता है। तो 49 का जो हमारा ऑप्शन बी है कि 1 2 और 1 3 और 4 ये कथन सही है। कौन सा हमारा 1
3 और 4 ये हमारे सही हैं। प्रश्न नंबर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि आयो घोष्ट बड़ो व्यापारी लादि खेप ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी। जो ऊपर लिखी गई पंक्तियां हैं वह किस शैली में लिखी गई हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है कन्नौजी। ऑप्शन डी हमारा कन्नौजी। तो ऊपर जो हमारा 50 नंबर का प्रश्न है कि आयो घोष्ट बड़ो व्यापारी, इसका जो हमारा ऑप्शन बी है ब्रज भाषा में। आप लोग जान रहे होंगे कि यह किसकी पंक्ति है। तो यह हमारा सूरदास की पंक्ति है। जब उद्धव आते हैं अपने जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनका उपदेश देने के लिए, तब गोपियाँ कहती हैं उनके प्रति उत्तर में। यह वही दृश्य मतलब पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 51 है कि निम्न में से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? अड़य कुमार चरियु, मृच्छकटिकम, मिलिंद पन्हो और भविष्यत कहा। तो जो हमारा 51 का आंसर डी है कि पहला और चौथा ये दोनों रचनाएं हमारी अपभ्रंश काल की हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर हमारा जो 52 है कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं। क्या सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ए होगा कि जो हमारा राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी और हमारी गुजराती, ये जो चारों उपभाषाएं ये किससे विकसित हुई हैं? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो हमारा ऑप्शन ए 2, 3 और 4 सही हैं। प्रश्न नंबर हमारा 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें हमसे सही पूछा गया है। प्रश्न नंबर हमारा जो 53 है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? इसमें हमसे क्या पूछा गया? सही पूछा गया। आप सही और नहीं को एग्जाम हॉल में विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ेंगे, नहीं तो हमसे कभी कभी नहीं प्रश्न में नहीं होता भी नहीं है, तब भी हम नहीं पढ़ लेते हैं और हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो आप सही और नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। हमारा ऑप्शन ए है कि लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो हमसे इसमें सही पूछा गया है। तो जो हमारा 53 का ऑप्शन बी होगा कि पहला, तीसरा और चौथा कि जो लहंदा हमारी है वह आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आती है, सही है। और जो हमारी पाली या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जिसे कि हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, तो ये भी हमारा सही। और प्रश्न जो चौथा मध्य पहाड़ी जो है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जो कि एक पहाड़ी जो हम उपभाषा कह सकते हैं जिसका कि विकास खास अपभ्रंश से होता है, उसकी एक बोली कह सकते हैं कि मध्य पहाड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर हमारा 54 है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम। अब हमारा अनुक्रम सही पूछा गया है कि संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत, क्या ये अवस्था है? पाली संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत, ये संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो पाली संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो हमारा 54 का पहले तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएंगे। सबसे पहले प्राकृत पाली तो आया नहीं, सबसे पहले संस्कृत या तो ऑप्शन ए हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। अब संस्कृत आने के बाद फिर पाली आई, ना कि अपभ्रंश आया। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दोस्तों कि पहले संस्कृत तब पाली तब प्राकृत तब अपभ्रंश आया। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 55 कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऋग्वेद, त्रिपिटक, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम। ऋग्वेद, प्राकृत प्रकाश, जैन ग्रंथ, आगम, त्रिपिटक। प्राकृत प्रकाश, ऋग्वेद, जैन ग्रंथ, आगम या त्रिपिटक। सभी रचनाएं घुमा फिरा कर दी गई। इसमें हमसे कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम पूछा है। तो जो हमारा 55 का ऑप्शन ए है दोस्तों, ऋग्वेद पहले आया, फिर त्रिपिटक, तब प्राकृत प्रकाश, तब जैन ग्रंथ, आगम आया। तो ये हमारा सही क्रम है। प्रश्न नंबर हमारा 56 है कि साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब साहित्य में
जो रचनाएं सबसे अधिक किस भाषा में हुई, उसके अनुसार हमें सही क्रम लगाना है। अवधी, अपभ्रंश, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, यही चारों भाषाएं घुमा फिरा कर चारों ऑप्शन में दी गई हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कि सबसे पहले जो हमारी है अपभ्रंश भाषा में रचना हुई, फिर उसके बाद भक्ति काल में आते आते ब्रज भाषा और अवधी में हुई, फिर हमारा आधुनिक काल में खड़ी बोली हुई। इस प्रकार से यह हमारा जो क्रम है ये सही है कि सबसे पहले अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना हुई, फिर ब्रज और अवधी में हुआ, तब खड़ी बोली में हुई। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर हमारा 57 क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्न में से कौन सा है? क्या स्वयंभू अपभ्रंश के कवि, मुंगाल पाली के, जयशंकर प्रसाद अवधी के, सूरदास ब्रज भाषा के? तो आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल गया होगा दोस्तों कि जो जयशंकर प्रसाद है वो तो आधुनिक काल के कवि, तो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग कहाँ पर होगा, वहाँ पर तो आधुनिक कवि हमने ऊपर ही देखा खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे थे। तो जो हमारा ऑप्शन सी है यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा अब 58 दिया गया है, सुमेलित करना है, उसको हमने कूट के माध्यम से मिलाना है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 58 है, इसका जो आधुनिक भाषा इधर दिया गया है उधर उसका क्षेत्रीय रूप दिया गया है। तो 58 को जब हम मिलाते हैं, असमिया जो है, असमिया का जो क्षेत्रीय रूप है वह है मागधी। तो ए का हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और जो हमारा राजस्थानी है, राजस्थानी का जो है वह है सौर सेनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। तो बी का हमारा 4 हो गया। और जो लहंदा है उसका ब्राचड़ या पैसाची से होता है। तो सी का हमारा पहला। और जो पूर्वी हिंदी है हमारी वह अर्धमागधी से विकास होता है इसका। तो डी का हमारा 5वां। तो 3, 4, 1, 5 ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और हमारा जो अगला प्रश्न है 59, सुमेलित करना है यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो कूट दिया गया उससे मिलान करना है। आइए हम पहले सुमेलित कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला है कि कवि और साहित्यकार एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, तो हमें इसमें सुमेलित करना है। सबसे पहले हमें जो रचनाएं पता हो पहले हम उसे मिला लेते हैं। जैसे कि अब्दुल रहमान को आपको पता होगा कि इनका संदेश राशक है, और एक धनपाल को पता होगा, तो हमारा आसान हो जाएगा। तो जो धनपाल वो है वो 82, यानी कि जो हमारा सी का है पहला और डी का हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा रुद्रदास बचे, इनका जो है वह चित्रलेखा, ए का हमारा हो गया तीसरा। और जो हमारे विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त का आप लोग जानते हैं कि इनका मुद्रा राक्षस है, यानी बी का चौथा, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो हमारा जो ऑप्शन डी है दोस्तों 3, 4, 2, 1 ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर हमारा 60 है कि एक तरफ काव्य भाषा दी गई है और एक तरफ रचना। अब सुमेलित वाले प्रश्नों को एक तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिए, इससे आप लोग एक प्रश्न नहीं बल्कि 4-5 प्रश्नों को एक जगह ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और रिवीजन भी आपका हो जा रहा है। अभी आपने ऊपर देखा है कि जो ये रचनाएं हैं, अब कभी आपसे मतलब प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है कि रुद्रदास की कौन सी रचना है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके माध्यम से 1, 2, 3, 4, 5 रचनाओं का आपका रिवीजन भी हो रहा है और क्लियर भी हो रहा है। तो दोस्तों मिलान वाला जो प्रश्न होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमें एक प्रश्न के जरिए 4-5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 60 हमारा था कि एक तरफ हमारी काव्य भाषा दी गई है और दूसरी तरफ हमारी रचनाएं हैं। तो काव्य भाषा हमारा जो अपभ्रंश, लौकिक, संस्कृत, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, इधर है हमारा पद्मावत, महाभारत, सुजान सागर, कामायनी और श्रौकाचार। अब आप लोग जानते हैं ये कामायनी जो रचना ये जयशंकर प्रसाद की है और ये आधुनिक काल की है। तो आधुनिक काल में किस भाषा का प्रयोग होता था दोस्तों, तो खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली जो हमारी या कामायनी में हो जाएगी। अब हमारी आ जाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो था, अब यहाँ पर आप लोग अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हम लोग आदिकाल में करते हैं। अब आदिकाल की रचनाओं को आप लोग यहाँ पर ढूंढ लीजिए। तो जो हमारा 60 प्रश्न का जो अपभ्रंश होगा वो श्रावकाचार्य, यानी जो देव कवि थे, श्रावकाचार्य के जो रचनाकार थे वो देव थे, और देव कवि जो थे वह अपभ्रंश भाषा में रचनाएं जो आदिकाल के कवि थे। तो देव हमारे आदिकाल के कवि हैं, श्रावकाचार्य हो गया। अब हमारा इसके बाद आ जाता है लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत हमारे किसके अंतर्गत आती है, पहले आप लोग उसके पहले वाले शुरू से आप लोग अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा कि लौकिक संस्कृत कहाँ से विकसित हुई। तो जो हमारी वैदिक संस्कृत थी वह 2 भागों में बटी थी।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सॉरी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी दो भागों में बटी थी। पहला हमारा था वैदिक और दूसरा हमारा था लौकिक। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ऊपर हमने देखा था कि महाभारत आया था। अब हमारा एक रचना बच जाता है पद्मावत। अरे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा की जो भाषा पद्मावत में इसका प्रयोग, सॉरी दोस्तों, पद्मावत में तो अवधि हुआ है। ब्रज भाषा में जो हमारा होगा वह है सुजान सागर होगा, यहाँ पर होगा। पद्मावत तो हमारी पद्मावत जो है जायसिक व ठेठ अवधि में होती है। इस तरह से हमारी जो हमारा कूट बन रहा है कि ए का हमारा 5 और बी का हमारा 1 और 3 का हमारा 4 और डी का हमारा 3। तो 5 1 4 3। अब हमारा 5 1 4 3, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा 5 1 4 3 यह ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों आप लोग वीडियो की लंबाई पर मत जाया करिए कि आपको वीडियो लंबी हो रही है, कितना समय लग रहा है। आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आपको कंटेंट कितना सटीक और कितना प्रामाणिक मिल रहा है। आप लोग अब मिलान वाला प्रश्न आप लोग कोई भी करेंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा ही, क्योंकि हमें प्रश्नों को मिलान करना पड़ता है। अगर जल्दबाजी में प्रश्न को बस ए बी सी करके तुरंत चले जाएँ तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सी पंक्ति या कौन सा क्या किसका है। तो हम लोग को थोड़ा समय लेकर धैर्य पूर्वक धीरे धीरे करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो हमारा 61 वाला प्रश्न है, एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और दूसरा तरफ हमारा भाषा दिया गया है। सूची 1 में हमारी काव्य पंक्ति है और भाषा, मतलब कि कौन सी काव्य पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है। तो हमारा 61 वाला जो है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि भोरे भोरे आयल छी धड़ी। अब आपको यह पढ़ने पर क्या लग रहा है? तो हमें लग रहा है जैसे यह मैथिली भाषा का है। तो बैठ बैठ सिला की शीतल छां, तो ये हमारी जो है वह खड़ी बोली में साफ साफ पता चल रही है। या आ गए रस कथा प्रकाशव, तो हमारा ये ब्रज भाषा में है। और भोज भोज जस माना, ये हमारी जो है वह अवधी भाषा में। इस प्रकार से हमारा ए का बन रहा है 4, बी का हमारा 1, सी का हमारा 3 और डी का हमारा 2। तो इस प्रकार से 4 1 3 2 बन रहा है। कूट हम देख लेते हैं 4 1 3 2। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दोस्तों कि 4 1 3 2 ये सही है। आगे हम देखते हैं, एक तरफ बोलियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाए। जैसे ही आप बोली को देख लीजिए, तुरंत आप कलेक्ट करिए कि बुंदेली किस बोली के अंतर्गत आती है, अवधी किसके अंतर्गत, मारवाड़ी किसके अंतर्गत, ब्रज भाषा के किसके अंतर्गत आती है। फिर बोलियों को उनके उपभाषाओं से मिलाकर फिर किस अपभ्रंश से उनका विकास हुआ, ये भी आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए। तभी मानकर चलिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। आपको प्रश्न ऑप्शन देखते ही इसके मतलब पूरे इतिहास के बारे में तुरंत फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे बुंदेली हुआ, पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका जो विकास हुआ वह सौरसेनी अपभ्रंश अवधी बघेली के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत, ब्रज भाषा भी पश्चिमी के अंतर्गत। इस तरह से तुरंत देखते ही आपको याद आना चाहिए, तो आपको ज़्यादा रिवीजन आपका होगा और आप लोग जल्दी कलेक्ट कर पाएंगे और आपसे इस प्रकार भूलेगा नहीं जल्दी से। तो जो हमारा 62 प्रश्न का जो हमारा बुंदेली का क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं कि झांसी और जालौन में है। और जो हमारा अवधी है, अवधी हमारा लखीमपुर खीरी फैजाबाद बहराइच गोंडा, यहाँ पर हमारा अवधी बोला जाता है। और जो मारवाड़ी है वह किशनगढ़ सिरोही में, और जो ब्रज भाषा है वह आगरा और मथुरा में। तो यहाँ पर हमारा ए का 2 हुआ, बी का 5 हुआ, सी का 4 हुआ और डी का 1 हुआ। 3 2 5 4 1। तो हमारा जो कूट बन रहा है 2 5 4 1, 2 5 4 1, जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, 2 1 4 2 5 4 1 ये सही है। हम अगला देखते हैं कि हमारा एक तरफ बोलियां दी गई और दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। हमारी ऑप्शन ए है मैथिली, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी। और ऑप्शन जो हमारा रचनाकार दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी, कुशल राय वाचक, धरणीदास, यात्री, सूरदास। तो मैथिली आप लोग जानते हैं कि यात्री के नाम से जो राहुल सांकृत्यायन थे वो मैथिली भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। अवधी जो थी वह मलिक मोहम्मद जायसी की है। और जो राजस्थानी जो भाषा है वह कुशल राय वाचक का है। और जो हमारा भोजपुरी है वह धरणीदास का। इस समय इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है
4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का हमारा कहाँ पे गया, भोजपुरी धरड़ी दास, डी का 3। तो 4 1 2 3, तो हमारा जो कूट बन रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन ए कूट बन रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा कौन सा कथन किस विद्वान ने कहा है। इन्होंने अपभ्रंश को आविर्वादी की भाषा कहा है। तो हमारे जो आचार्य ए का जो हमारा आता है कि आचार्य हेमचंद्र के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया कि जो हमारे अपभ्रंश को आविर्वादी भाषा, इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाम माला में शामिल किया है। तो जो हमारा बी है, इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाम माला में शामिल किया है, वह है दंडी। कौन है, दंडी। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं। इनके अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो डी का हमारा सुनीति कुमार चटर्जी आ जाते हैं। तो ए का हमारा 5 हुआ और बी का हमारा 4 हुआ और सी का हमारा 1 हुआ और डी का हमारा 3 हुआ। तो 5 4 1 3, 5 4 1 3। तो 5 4 इन्होंने अपभ्रंश भाषा को तो फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा, इन्होंने अपभ्रंश भाषा को ए का 4, अच्छा इन्होंने अपभ्रंश गलत हम लोग मिला दिए थे कि जो यहाँ अपभ्रंश भाषा, इन्होंने अपभ्रंश भाषा को आविर्वादी, ये हमारे दंडी हैं, यानी ए का 4 हुआ हमारा। और जो हमारे बी हैं, बी के आचार्य हाँ हेमचंद्र हैं, तो बी का हमारा 5 हुआ और सी का हमारा 1 हुआ और डी का हमारा 3 हुआ। तो इस प्रकार से 4 5 1 3। तो हमारा जो ऑप्शन डी है दोस्तों कि 4 5 1 3 ये हमारा सही है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पश्चिमी हिंदी क्या सौरसेनी अपभ्रंश से, तो ये सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, ये भी सही। राजस्थानी हिंदी ब्राचट से, पहाड़ी हिंदी खस प्राकृत से। तो जो हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों ये गलत है। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ, ब्राचट अपभ्रंश से तो सिंधी का विकास हुआ है। अब हमारा सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2, इधर वाक्य दिया गया, इधर बोलियां दी गई हैं। मेरे को घर जाने को दिल 12। तो हमारा जो ये दिया गया है कि यह जो वाक्य है यह किस बोली में है। तो हमारा जो ये वाक्य है जो हमारा ए का होगा वह ए का चौथा होगा, यह दक्षिणी हिंदी में है। मारे को घर, और बी का हमारा गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबू। ये तो आप लोग पढ़कर ही समझ गए होंगे कि ये जो हमारी भोजपुरी है, अक्सर गाना भी गाते हैं सब लोग। और हमारा जो सी का हमारी छाती पर दंड गड़े राजा प्रजा सब, ये तो हमारा अवधि हो गया। और ओ को बड़ो छोरो खेत में हो, तो ये हमारा हो गया मालवी। तो इस प्रकार से ए का हमारा 4 हो गया और बी का हमारा 3 हो गया और सी का हमारा 1 हो गया और सी का हमारा 2 और डी का 4 3 2 1। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है 4 3 2 1 ये सही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक तरफ सुमेलित करना है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया गया, एक तरफ बोली एक तरफ क्षेत्र। तो जो गढ़ वाली है, कुमाऊनी है, अवधी है और भोजपुरी है, इसका क्षेत्र दिया गया है। तो जो हमारा गढ़ वाली है वह ठिहरी और ए का हमारा 5 हो गया और जो हमारा कुमाऊनी है वह है बागेश्वर, फिर 4 हो गया। और जो अवधी हमारी है वह है अयोध्या और 3 हो गया। फिर उसके बाद जो भोजपुरी है हमारी वह है वाराणसी, तो फिर हमारा 2 हो गया। 5 4 3 2, 5 4 3 2 जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 68 वाला प्रश्न हमारा है, एक तरफ बोली दिया गया और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो हड़ौती बघेली गढ़वाली कन्नौजी, तो जो हमारा ऑप्शन ए है हड़ौती, आप लोग जानते हैं कि यह राजस्थान की भाषा है, आज राजस्थान इसका क्षेत्र है। और जो बघेली हमारी है यह है मध्य प्रदेश और जो गढ़वाली है वह है हमारा उत्तराखंड
और जो कन्नौजी है यह है उत्तर प्रदेश। अब आप लोग इनको देखकर इनकी किसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है आप लोग तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हमारा इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कि ए का हमारा 3, ए का हमारा 3, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर हमारा 69 है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम क्या है। मैथिली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, अवधी, मैथिली, ब्रज, हरियाणवी, ये सभी ऑप्शन घुमा फिरा कर दिए गए हैं। तो हमसे पूर्व से पश्चिम अर्थात ईस्ट से वेस्ट तक जाते हुए भाषाओं का जो सही क्रम है वो हमसे 69 का जो ऑप्शन ए है कि पहले मैथिली, फिर अवधी, फिर ब्रज, फिर हरियाणवी। आप इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70 है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए, अभी हमसे पूर्व से पश्चिम, फिर अब हमसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए, तो पंजाबी, कौरवी, अवधी, भोजपुरी यही सभी ऑप्शन में मिलाया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी, ये पश्चिम से पूर्व की इसका क्रम है। अगला प्रश्न है हमारा कि सुमेलित करना, एक तरफ क्षेत्र है दूसरा तरफ बोली है। झांसी, रोहतक, सीतापुर और बलिया। तो 71 का जो हमारा, हम इसको एक बार मिलान कर ले, इसको मिलान करके देखते हैं। हम जो झांसी हमारी है वह मैथिली में जाएगा, और जो रोहतक है वह हमारा हरियाणवी इसकी बोली है, और जो सीतापुर में बोली जाती है वह है हमारी अवधी, और जो बलिया बोली जाती है वह भोजपुरी। इस प्रकार से हमारा ए का 5 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो 5 3 2 1, 5 3। जो झांसी हमारी है वह मैथिली में हुई, तो ये तो सही है हमारा। एक बार हम फिर से मिलान करते हैं दोस्तों। झांसी झांसी जो है वह बुंदेली में बोली जाती है। तो हमारा ए का 4 हो गया, ए का 4, ए का 4 हमारा एक ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन भी हमने गलत मिला दिया था। तो झांसी को हमने मैथिली में मिला दिया था, तो वो हमारा गलत था। जो झांसी है वह कहाँ पर बोली जाती है, बुंदेली में बोली जाती है। और जो रोहतक है वह हमारा अब तीसरा जो है हरियाणवी में, और जो सीतापुर है वह अवधी में, और जो बलिया है वह भोजपुरी में। अब हमारा सही है। प्रश्न नंबर हमारा 72 क्या है कि निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में संयोजित करिए। तो आप देखिए, एक बार आपने पूर्व से पश्चिम की ओर देख लिया, अब आपने फिर उसके बाद पश्चिम से पूर्व की, अब यहाँ पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में संयोजित करना है। मालवी, बांगरू, बुंदेली, मैथिली, यही चारों ऑप्शन घुमा फिरा कर सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, पहले बांगरू, फिर बुंदेली, फिर मालवी, तब मैथिली, ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि इस तरफ क्षेत्र है दूसरी तरफ बोली है। मधुबनी, नैनीताल, भीलवाड़ा, झालवाड़ा, इस तरफ हमारी बोलियां दी गई हैं। तो जो मधुबनी है वह मैथिली है, और जो नैनीताल है वह हमारी कुमाऊनी है, और जो भीलवाड़ा है वह हमारा मेवाड़ी है, और जो झालावाड़ा है वह है हड़ौती, अर्थात डी का हमारा पहला। तो डी का हमारा जो पहला है वो ऑप्शन बी में है। यहीं पर हमारा आंसर सही है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ क्षेत्र दिया गया और दूसरी तरफ बोली दी गई, और कूट के माध्यम से हमें मिलाना है। तो पहला हमारा इंदौर, हमीरपुर, हरदोई, पिथौरागढ़। तो जो हमारा इंदौर है वह उसका क्षेत्र जो है वह मालवी है, हमीरपुर है, हमीरपुर जो है वह बुंदेली, और जो हरदोई है वह है कन्नौजी, और जो पिथौरागढ़ है वह है हमारा कुमाऊनी। तो इस प्रकार से ए का हमारा चौथा ऑप्शन बी में है, ये सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 75 क्या है कि आए भुज बंध दिए उधव सखा कै कंध, और डगमग पाए मग धरत धराए हैं। यह पंक्ति में कौन सा कथन सही है। पंक्तियाँ ब्रज भाषा की है। इन पंक्तियों में कई सर्वनाम है जो मैं का रूपांतरण है। इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, और ये पंक्तियाँ अवधि के महान कवि जायसी कृत हैं। तो नीचे हमारा कूट दिया गया है। पहले हम देख लेते हैं इसमें विशेषताएं, जो इसकी जो आय भुज जो दिया गया है, और ये जो पंक्तियां हमारी हैं ये पंक्तियां ब्रज भाषा की, ये सही है। और जो हमारा तीसरा है इन पंक्तियों के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अब
नीचे कूट में सही उत्तर का चुनाव करना था। तो हमारा पहला और तीसरा दो सही था, पहला और तीसरा यानी ऑप्शन बी सही है। अब हम आगे देखते हैं अवधि की प्रमुख विशेषताएं। अब अवधि की विशेषताएं क्या है? ए और औ का उच्चारण क्रमशः आई और औ होता है। अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं। अकारांत अर्थात जिसके अंत में आ होता है, वो भी छोटा आ। अवधि में संबंध कारक के लिए स का प्रयोग होता है। आशाई, आसव, ना अवधि में अव्यय के रूप प्रयुक्त होते हैं। तो जो हमारा 76 का पहला हमारा सही है कि अवधि में ए और औ का उच्चारण क्रमशः आई और औ होता है। और दो भी हमारा सही है, अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन 4 है कि आशय, आसव, ना अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम। 77 प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन उर्दू के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर नहीं है? तो गुलाम अली, जफर, गालिब, शाह मिराजी। यहाँ नीचे कूट दिया गया है। तो जो हमारे गालिब हैं और जो हमारे जफर हैं यानी तीसरा और चौथा, ये हमारे उर्दू के शायर नहीं हैं। प्रश्न नंबर हमारा 78 क्या है? राजभाषा से संबंधित इसमें कथन सत्य हमें बताना है और कूट के माध्यम से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित है, तो सही है। 92 संविधान अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, ब्रजभाषा जोड़ी गई थी। तो ये हमारा गलत है। निम्नलिखित ये ब्रजभाषा नहीं जोड़ी गई थी, बाकी ये बोडो, संथाली, डोगरी ये भाषाएं जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा, तो ये भी हमारा सही है। और राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, ये हमारा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में है? तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी के संचार माध्यम हैं? इंटरनेट, BBC न्यूज, हॉलीवुड और बॉलीवुड। तो जो हमारा 79 का सबसे पहला तो इंटरनेट आता है, दूसरा हमारा हॉलीवुड होता है जो कि हिंदी के संचार माध्यम। तो इस प्रकार से हमारा पहला और चौथा यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी कि देवनागरी लिपि की हमसे विशेषता पूछी कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, सही है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। और देवनागरी लिपि में स्मोक वर्ण की समस्या, ये गलत है, ये हमारी रोमन लिपि के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग नाइफ बोलते हैं परंतु उसे KNFI इस प्रकार से लिखते हैं और उसमें मूक वर्ण बोलते हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है, ये सही है। पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्नलिखित कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। पंचमा अक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसकी विशेषता है संयुक्त। अच्छा, यहाँ पर हमसे विशेषता ये तो है उसकी विशेषता, तो संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों, ये भी उसकी विशेषता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं, ये उसकी विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि के। तो संज्ञा शब्दों में अंत में, तो यही हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हम अगला देखते हैं। आप लोग एक बार इसके पहले शर्तों को देख लीजिए कि यह प्रश्न किस प्रकार से हमें हल करना है। तो हमारा शर्त या निर्देश यह है कि 82 से 94 जितने भी प्रश्न आएंगे वह स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर कूट बस एक ही बार दिया गया और अन्य सभी बार बस घुमा फिरा कर यही दिया गया। आप लोग अपने से ही देख लीजिए कि सही है बी गलत, मतलब कभी ए कभी बी, मतलब ए और आर दोनों का भी गलत हो सकता है, दोनों सही हो सकता है, एक सही एक गलत या फिर दोनों सही। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और कूट के माध्यम से नहीं, आप अपने से ही कि मतलब आप स्थापना को पढ़ेंगे सही है कि नहीं, इस प्रकार से टिक लगाएंगे और तर्क पढ़ेंगे, अगर सही नहीं तो इस प्रकार से टिक लगाएंगे। हम बार बार ऊपर स्क्रॉल करके नहीं जा सकते, नहीं तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कूट नीचे सबका नहीं दिया गया, आप ये बात का ध्यान रखिए। इस बात का कूट एक ही बार दिया गया, बस
अंतर इतना है कि ये यार दोनों सही इस प्रकार से। तो आप लोग अपने से पढ़कर अपने से साथ में बताते चलेंगे, कूट के माध्यम से नहीं, अपने से ट्रिक लगा देंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो हमारा प्रश्न नंबर 82 आता है कि जो अब स्थापना दिया गया है, पहले तो हम स्थापना पे पहुंचते हैं कि भारतीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार की जो भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो जो हमारा ये स्थापना सही है। तर्क हमारा दिया गया, हिंदी भारतीय भाषा आर्य होने के कारण भारोपीय समूह के अंतर्गत ही आती है। हमारा तर्क आर भी सही है। हम आगे बढ़ते हैं कि स्थापना हमारा दिया गया, ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी प्रदेश में 5 प्राकृतें थी, अपभ्रंश, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। तो हमारा जो स्थापना ये सही है, जिसे हम हिंदी कहते हैं, वह इन्हीं 5 प्राकृतों की उत्तराधिकारी विभाषाओं का संघ है। तो हमारा तर्क भी सही है, यानी स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 84 प्रश्न है कि मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी भाग की बोली है, हम इसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं। तो यह स्थापना सही है। और तर्क हमारा पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकालीन वीरगाथा काव्य इसी उपभाषा में है। तो हमारा जो तर्क आर है यह भी सही है। 85 हमारा प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है। तो हमारा जो 85 का स्थापना यह सही है। और हमारा तर्क दिया गया, बघेली का केंद्र मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है, अतः इसे रिवाई भी कहते हैं। तो हमारा तर्क भी सही है। हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यह स्थापना सही है। और तर्क हमारा दिया गया कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। तो हमारा आर भी सही है। 87 हमारा है कि वर्णात्मक लिपि का समय, श्रम व स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है। तो जो हमारा 87 का स्थापना दिया गया कि वर्णात्मक लिपि समय, श्रम व स्थान की दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि यह अधिक स्थान घेरती है, ये भी सही है। प्रश्न नंबर हमारा 88 है कि हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को नहीं अपनाया है। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को नहीं अपनाया गया है। तो ये हमारा जो 88 का स्थापना होगा ये हमारा सही नहीं, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि हिंदी ने अपभ्रंश की सभी प्रवृत्तियों को अपनाती है। सही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थी, या भी सही है। संयोगात्मक भाषाएं जैसे विभक्ति चिन्हों को जिसमें हम जोड़ कर लिखाते हैं, जैसे कि राम ने, इस प्रकार से हम ना लिखकर रामेण, ऐसे विभक्तियां आप लोग पढ़ते होंगे तो इस प्रकार से होगा, उसे हम संयोगात्मक कहते हैं। जिसे हम संश्लिष्ट भी कहते हैं, वियोगात्मक जिसमें विभक्तियां अलग होती हैं तो उसे हम विश्लिष्ट भी कहते हैं। अब 89 हमारे इस अर्थ या तर्क सही है, परंतु स्थापना गलत है। और 79 हम जो हमारा 89 है कि खड़ी बोली आकार बहुल है। तो ये हमारा सही है। इसमें अधिकांशतः आकारांत शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो जो 89 का हमारा तर्क है यह गलत है, क्योंकि इसमें आकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। 90 का है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये सही है। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ये भी सही है। प्रश्न नंबर हमारा 91 है कि राजस्थानी हिंदी की बोली मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। तो 91 का जो हमारा तर्क है यह सही है। और जो हमारा तर्क यह भी सही, स्थापना, क्योंकि यह मेओ जाति के यह भी स्थापना और तर्क दोनों सही है। संपूर्ण देश में भाषा में एक रूपता देखने के लिए मानक भाषा का होना अनिवार्य नहीं है। तो 92 का जो हमारा स्थापना दिया गया है वह गलत है दोस्तों। तर्क है किसी क्षेत्र की आंचलिक बोली भी संपूर्ण देश में साम्यता लाती है, क्योंकि उसका शब्द भंडार असीमित होता है। तो 92 का जो हमारा तर्क दिया गया है, तर्क भी हमारा गलत है। तो हमारा स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अब 93 हमारा है कि हिंदी को अत्यधिक प्रसिद्धि नहीं मिल सकी है। क्यों?
अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता है। तो हमारा जो ये सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अब 14 सितंबर 1950 को भारतीय संविधान ने हिंदी को मान्यता दी है, ये तो एकदम गलत है। और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये सही है। तो आप कथन और तर्क पर आधारित ये प्रश्न हमारे पूरे हुए दोस्तों। अब हम यहाँ पर कुछ शर्तों को देखते हैं, और जैसे कि कभी हमसे एग्जाम में एक पैराग्राफ दे देता है, उस पैराग्राफ से हमें प्रश्नों को छांटकर लिखना होता है। तो हमसे यहाँ पर शर्त है कि 95 से 99, मतलब जो हमें निर्देश दिया गया है कि 95 से लेकर 99 तक जो गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उसको गद्यांश को पढ़िए, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए। तो गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और ब्रह्म साहित्य की भी रचना होती रही है, ठीक है। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाला पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली थी, परंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका था कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, जो इंदु, राम सिंह आदि को अपभ्रंश का कवि मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कवि स्वयंभू के आसपास, कवि जो स्वयंभू थे वह 783 के आसपास विद्वान थे। उनके जन्म एवं मृत्यु के संबंध में कुछ भी विदित नहीं हो सका है। डॉक्टर जैन मता के अनुसार कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पौंचर्य, ऋठरेमी तथा स्वयंभू छंद नामक इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है। पौंचर्य पूरा नहीं लिखा था, फिर भी उसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुनिंद्र उपदेश देते हैं कि राग द्वेष से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अपभ्रंश के जो दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, या इनका जो समय है वह 10वीं शताब्दी है। वे शैव थे, बाद में वे अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। इनकी भी 3 रचनाएं मिलती है, महापुराण, रय कुमार चर्य और जसाहर चर्य। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्यों से हुई है। परिणाम स्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है, महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। अब हमारे जो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि आते हैं, धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की है। यह रचना मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। मतलब भविष्यत कहा में क्या वर्णन किया गया कि इसमें मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति की गई। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया है। संदेश रासक एक खंड काव्य, संदेश रासक कैसा है? खंड काव्य है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन ए है कि अपभ्रंश भाषा ने हिंदी भाषा के विकास में रुकावटें उत्पन्न की हैं। तो ये गलत है हमारा। आदिकाल में संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में ही साहित्य सृजन हुआ था, यही सही है। अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्यकारों पर गलत। संस्कृत साहित्य ने जन सामान्य को भी प्रभावित किया है, तो यह हमारा गलत, जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत आरंभिक हिंदी की भी कुछ रचनाएं संकलित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। और फिर स्वयंभू तथा पुष्पदंत हिंदी के महान कवि, गलत, ये अपभ्रंश के महान कवि हैं। कवि स्वयंभू 683 नहीं बल्कि 783 के आसपास थे। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, धनपाल, जिनदत्त सूरी आदि को अपभ्रंश का कवि नहीं मानते, बल्कि माना जाता है विशेष रूप से। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा गया? डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन के अनुसार कवि स्वयंभू कर्नाटक के रहने वाले थे। अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा, ये सही है। पौंचर्य, ऋठरेमीचर्य धनपाल की रचना है, ये गलत है। धनपाल की रचना भविष्यत कहा है। पौंचर्यों का पूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कि रामचरित गलत, उनका अधूरा ग्रंथ है। स्वयंभू छंद की रचना पुष्पदंत ने की है, यह गलत है, या स्वयंभू ने की है। तो प्रश्न ऑप्शन हमारा ये सही होगा दोस्तों। हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रय कुमार चर्यु कवि पुष्पदंत की रचना है।
पुष्पदंत शैव थे। धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्य कहा की रचना की थी। तो जो हमारा 98 का ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है कि धनपाल अपभ्रंश के दूसरे कवि थे, ये गलत है। जबकि कौन थे? तीसरे कवि थे। बाकी ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये हमारा गलत है, क्योंकि धनपाल जो अपभ्रंश के तीसरे कवि हमने पैराग्राफ में पढ़ा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार इनमें से कौन है? जिनदत्त सूरी, धनपाल, अब्दुल रहमान और जो इंदु। तो भविष्यत कहा 10वीं शताब्दी की रचना है, जिनके रचनाकार हैं धनपाल। धनपाल जो अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न आज के पूरे हुए। यूनिट 1 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जो आप एग्जाम में आने की संभावना होती है, उन प्रश्नों को हम एक जगह एकत्रित करके प्रैक्टिस किए दोस्तों। आपका रिवीजन भी, उम्मीद करती हूँ आपका रिवीजन भी इससे अच्छी तरह से होगा। तो आप एकाग्रचित होकर एक ही बैठक में इन पूरी वीडियो को एक ही बैठक में देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एकदम ध्यानपूर्वक सावधानी से प्रश्नों को हल करिए और परीक्षा हाल में नहीं और हैं को विशेष रूप से पढ़िए, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है, जिससे हम बाद में बहुत ही पश्चाताप करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम इसके अगले यूनिट्स के साथ, जो कि हमारा है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर हमारी जो यूनिट 2 होगी। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप विश्वास बनाकर इस चैनल से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी दिशा में होगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।